લિમિટેડ અને એસઓટીસી ટ્રાવેલ લિમિટેડના નીरज देव આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। नीरज सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर सर। और सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे डिमांड ट्रेंड के साथ। अब समर हॉलीडेज हम देख रहे हैं, तो अभी हाल फिलहाल डिमांड ट्रेंड आप कैसा देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले धन्यवाद सभी दर्शकों का, सीएनबीसी 18 जो सीएनबीसी बाजार के दर्शकों से। हॉलीडे का सीजन जो है ये पीक बुकिंग सीजन है, जैसा हम सबको मालूम है। हम टिपिकली हम तीन उसमें डिवाइड करते हैं मार्केट को। एक लॉन्ग हॉल हॉलीडेज हैं, दूसरे शॉर्ट हॉल हॉलीडेज हैं, तीसरे डोमेस्टिक हॉलीडेज। तो मैं शुरुआत में बात करूंगा लॉन्ग हॉल हॉलीडेज की। तो लॉन्ग हॉल हॉलीडेज होते हैं जो इंडिया से आपको 6 से 7 घंटे की मिनिमम आपको फ्लाइट लेनी पड़ती है, तो उनको हम लॉन्ग हॉल हॉलीडेज बोलते हैं। तो उन लॉन्ग हॉल हॉलीडेज में आपका यूरोप आता है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका है और आपका साउथ अफ्रीका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। इनको हम लॉन्ग हॉल हॉलीडेज कहते हैं। तो लॉन्ग हॉल हॉलीडेज में हम जो ग्रोथ देख रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, हम करीब करीब 20% की ग्रोथ देख रहे हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर, बुकिंग ट्रेंड जो बता रहे हैं। और दूसरा जो हमारा जो बड़ा सेगमेंट जो इमर्जिंग और जो ग्रोथ जहां पर सबसे अच्छी हम ग्रोथ देख रहे हैं वो है शॉर्ट हॉल हॉलीडे, जहां पे जो डिस्टेंस है, इंडिया से फ्लाइंग डिस्टेंस होती है 5 से 6 घंटे तक की। जैसे उसमें आपका थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, बाली और आपका दुबई, सीआईएस कंट्रीज हैं जैसे अजरबैजान और आपका जॉर्जिया, कजाकिस्तान, ये सारी जो डेस्टिनेशंस हम उनको शॉर्ट हॉल डेस्टिनेशंस कहते हैं। कई कंट्रीज ने इंडियंस के लिए ऑन अराइवल वीजा की फैसिलिटी डिक्लेयर करी है पिछले 4 से 5 महीने में, तो इसकी वजह से जो है काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप थाईलैंड में जो है आपको वीजा फ्री है आज के ये पूरे समर कैलेंडर के हिसाब से। उसी तरीके से मलेशिया में फ्री इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी रखी हुई है। इसी तरीके से काफी सीआईएस कंट्री जो पहले सोवियत संघ के कंट्री के अंदर आते थे, उन कंट्रीज में भी वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी रखी हुई इंडियंस के लिए। वैसे भी जैसे कंट्री है, बाली है, आपको मॉरिशस है, मालदीव्स है, ये सब कंट्रीज में जो है आपको वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी पहले से चली आ रही है। इसलिए जो है इस सेक्टर में हम देख रहे हैं कम से कम ग्रोथ जो है आपको 35 से 40% की ग्रोथ दिख रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और फिर जो आखिरी जो वो आता है वो डोमेस्टिक ट्रैवल के ऊपर आता है। इंडियंस जो है, जो हमारे भारतीय जो हैं वो इंडिया के अंदर जो ट्रैवल करना चाहते हैं, उसमें जो ग्रोथ देखी जा रही है वो सबसे अच्छी ग्रोथ हमको देखने को जा रही है। और बिल्कुल वो सरकार की पॉलिसी के बिल्कुल अलाइन करती है उस थॉट से। उसमें हम ग्रोथ देख रहे हैं करीब करीब 55 से 60% की ग्रोथ दिख रही है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और जो ग्रोथ जो आ रही है वो नेचुरली जो समर मंथ्स में हिल स्टेशंस की अच्छी बुकिंग्स होती है, रिपोर्ट कर रहे हैं हम। उसमें कश्मीर है, लेह लद्दाख है, नॉर्थ ईस्ट है, और उसके अलावा जो है बीच डेस्टिनेशन है जैसे गोवा है, केरला है। बट जो सबसे ज्यादा बड़ा ग्रोथ ड्राइवर इस बार हमको देखने में मिला है वो स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस की जो ट्रैवल हो रही है। जैसे चारधाम जो है एक बहुत ही पॉपुलर सर्किट होता है समर मंथ्स में, उसमें हमने 100% ग्रोथ देखी है। उसके अलावा हम जो ग्रोथ देख रहे हैं आपका ये गोल्डन ट्रायंगल, जो नया इंडिया का गोल्डन ट्रायंगल है, जिसमें प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी का गोल्डन ट्रायंगल है। उसके अलावा साउथ के जो हमारे जो टेम्पल्स हैं, कन्याकुमारी है, मदुराई है और पुरी है, तिरुपति है, इसमें भी हमको बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। और जहां जहां प्रधानमंत्री जी ट्रैवल करते हैं उस सेक्टर, उस स्पेसिफिकली उस डेस्टिनेशन में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लक्षद्वीप में हमने 300% ग्रोथ देखी है। उसके अलावा हमने वृंदावन में और सोमनाथ में बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है। द्वारका में भी हमारे पास बहुत अच्छी क्वेरीज आ रही है द्वारका विजिट के लिए। और उसके अलावा जो है जो दूसरे मध्य प्रदेश के जो रिलीजियस सर्किट हैं या महाराष्ट्र के जो रिलीजियस सर्किट हैं, उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जी डेफिनेटली सर, काफ़ी विस्तार में आपने यहाँ से आंसर जो दिए हैं। स्पेशली जो आपने बताया लॉन्ग ऑन हॉलीडेज़ एंड शॉर्ट ऑन हॉलीडेज़ जो कि है जो ट्रैवल डेस्टिनेशन ग्लोबल फ्रंट पर है। सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, काफ़ी डिटेल्स आपने वैसे तो बताई है, जहाँ से हम पीएम मोदी का फोकस देख रहे हैं। जो कुछ समय पहले लक्षद्वीप को लेकर भी जो बात थी, तो यहाँ पर उसके बाद पीएम मोदी का जो एक्शन है उसके बाद लग रहा है कि आपने ग्राउंड लेवल पर क्या यहाँ से ऑब्जर्व किया है, क्या आपका रिसर्च है, वहां कुछ ट्रेंड सेटअप अलग दिख रहा है आपको? तो हमने जो देखा है, जैसे ही कोई भी डेस्टिनेशन फोकस में आती है और जैसे हमारे जी का फोकस है, देखो अपना देश का जो फोकस है, ज्यादा से ज्यादा जो है चाहते हैं कि भारतीय जो है सबसे पहले भारतीय डेस्टिनेशंस और भारतीय कल्चर को, भारतीय हेरिटेज को एक्सप्लोर करें, क्योंकि हमारे वहाँ पे इतना इतिहास भरा पड़ा हुआ है, इतना कल्चरली और हेरिटेजली हमारे इंडिया में इतनी सारी डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करने को है।
तो हम टिपिकली कैसे देखते हैं कि जहां पर वो जाते हैं, जैसे लक्षद्वीप के लिए अभी हाल में आपने देखा है, वो लक्षद्वीप गए, उसके बाद वहां से पहले सिर्फ एक फ्लाइट चलती थी, अभी इंडिगो ने फ्लाइट्स अनाउंस करी हैं और एक नई एयरलाइन फ्लाई 91 ने वहां पर फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू किए हैं। उसी तरीके से वहां पर रिजॉर्ट्स में भी जो है डेवलपमेंट के लिए काफी तेजी से काम शुरू हो रहा है। ताज ग्रुप होटल्स ने जो है वहां पे 2 रिजॉर्ट नए खोलने की एक वो प्लानिंग करी हुई है। उसी तरीके से हम ग्राउंड में उनके साथ काफी अच्छे से एंगेज कर रहे हैं। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, उसी तरीके से हम बुकिंग का ट्रेंड भी जो है मौजूद देख रहे हैं। उसके अलावा मैं एक और एस्पेक्ट आपको बताना चाहूँगा। इंडिया में पहले इंटरनेशनल लेवल का कोई क्रूज लाइनर नहीं होता था, लेकिन पिछले 1.5 साल से हमने क्या देखा है, एक क्रूज लाइन जैसे कॉर्डेलिया क्रूजेज जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्रूज लाइन, इंडियन जो कोस्टल जो एरियाज हैं, जो इंडियन वाटर्स हैं, वहां पे जो है क्रूजिंग कर रही है और उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमको देखने को मिल रहा है। और स्पेशली उनका जो लक्षद्वीप वाली जो सेलिंग है, लक्षद्वीप क्रूज जो चलता है उनका मुंबई से जाता है, 5 दिन की यात्रा मुंबई, कोचीन और लक्षद्वीप करती है, वो भी बिल्कुल जो है काफी अच्छा और पॉपुलर रहा है डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी डेफिनेटली। तो सर ओवरऑल इंडस्ट्री को लेकर जो ग्रोथ यहाँ से आप आगे चलकर कैसा देख रहे हैं, इफ़ नॉट कंपनी स्पेसिफिक, ओवरऑल एक जैसे आपने बताया काफ़ी यहाँ से डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल जो टूरिज्म बढ़ता हम देख रहे हैं, यहाँ से एक फोकस लोगों का शिफ्ट होता देख रहे हैं, तो इंडस्ट्री का ग्रोथ आने वाले समय में आप कैसा देख रहे हैं? ये इंडस्ट्री जैसे जैसे इंडिया की जीडीपी जैसे हम सब जानते हैं कि 2027 तक हम जो है भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था होगी। तो उसी लाइन में हम ये भी देख रहे हैं कि जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो पर कैपिटा इनकम जो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की बढ़ेगी। तो डिस्पोजेबल इनकम में ट्रैवल और हॉलिडे एक्सपीरियंस जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और हॉलिडे एक एक्सपीरियंशियल और एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है। जिस तरीके से सोशल मीडिया में हॉलिडे की चर्चा होती है, जिस तरीके से सेलिब्रिटीज जो हैं हॉलिडेज के लिए जाते हैं, तो ये पूरी कंट्री के जो पेइंग क्लास है उसको, टैक्स पेइंग जो क्लास है और जो दूसरे जो लोग हैं स्पेशली जो टियर 2 टियर 3 टाउन से आ रहे हैं, उनको काफी इंस्पायर करते हैं। तो हम काफी बुलिश हैं डिमांड और बुकिंग को लेके फॉर कमिंग ईयर्स, कमिंग मंथ्स एज वेल एज कमिंग क्वार्टर्स एंड कमिंग ईयर्स। सर नीरज सर, और एक चीज़ जो मैं समझना चाहूँगी, डेस्टिनेशन प्रेफरेंस को लेकर आपका व्यू लेना चाहूँगी। इसमें कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? आपने कुछ ऐसा यहाँ से ऑब्जर्व किया जैसे लॉन्ग ऑन हॉलीडेज, शॉर्ट ऑन हॉलीडेज़ के लिए जो डेस्टिनेशंस पहले जो सिलेक्ट करते थे यहाँ से टूरिस्ट, वहाँ से कुछ अलग है? या फिर फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक में जो लक्षद्वीप, सडनली हम देख रहे हैं कि वहाँ के लिए एक पिक देख रहे हैं, एक हाइक देख रहे हैं, जो बुकिंग्स के फ्रंट पर अगर देखें तो एक ट्रेंड देखें, ऐसा कोई आपने यहाँ से ऑब्जर्व किया है डोमेस्टिक वेदर ग्लोबल फ्रंट पर, इंटरनेशनल फ्रंट पर? तो इसमें टिपिकली 3 चीजें होती हैं। जैसे भारतीय टूरिस्ट जो हैं आज सब मतलब वो सबसे वांटेड टूरिस्ट हैं। हर कंट्री इंडिया के बाहर जो है इंडियन टूरिस्ट को अपने कंट्री में आना चाहती है। उसके लिए कई वो लोग फैसिलिटीज देते हैं, वेवर्स देते हैं, फ्री वीजा के लिए, और वीजा ऑन अराइवल्स के वेवर देख रहे हैं। जैसे आप श्रीलंका ने अनाउंस किया वीजा ऑन अराइवल और फ्री वीजा कैंपेन, तो हमने श्रीलंका में बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है। उसी तरीके से हम भूटान में बहुत अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। उन्होंने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस है इंडियंस के लिए काफी कम रखी हुई है कंपेयर टू अदर नेशनैलिटी। उसके अलावा हमने देखा है कि हर कंट्री जो है इंडियन टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। इसी तरीके से वियतनाम जो है एक ग्रोथ स्टोरी थी। पहले जो प्री पेंडेमिक वियतनाम में जो टूरिस्ट इंडिया से जाते थे उसमें कम से कम 300 से 400% की ग्रोथ देखी गई है। उसी तरीके से जो है मलेशिया में हमने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी है जब से उन्होंने वीजा ऑन अराइवल का जो हमारे लिए फिर इंडियन टूरिस्ट के लिए एक्सटेंड करी है फैसिलिटी। उसी तरीके से जो नई डेस्टिनेशन जो ट्रेंड में आ रही हैं, वियतनाम है, जापान बहुत अच्छा कर रहा है। जापान और कोरिया पेंडेमिक के बाद से जो है बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन डेवलप हो रहा है। वो काफी इंडियन टूरिस्ट वहां पे जा रहे हैं। और पैरेलल में एक और एग्जांपल मैं आपको CIS कंट्रीज का दूंगा जो पहले USSR या सोवियत संघ की कंट्री के पार्ट थे। उसमें उनमें हम बोलते हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और जॉर्जिया। ये 4-5 कंट्री जो पुराने सिल्क रूट का हिस्सा थी, उसमें भी हम बहुत अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। और ग्रोथ देखने के 2-3 क्राइटेरिया होते हैं। एक, कितना ईजी वहां पर पहुंचना है, कनेक्टिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और दूसरा जो है कितना ईजी है वहां पर वीजा पाना, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और तीसरा, डेस्टिनेशन में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या अट्रैक्टिवनेस है, क्या क्या अट्रैक्शंस हैं, क्या क्या वहां पर शॉपिंग हो सकती है। तो हमारे इंडियन ट्रैवलर्स को जो है हर चीज जो एक बेसिकली एक पैकेज के तरीके में जो है उनको चाहिए होती है, और उसी के बेसिस पे जो है डेस्टिनेशन इंडिया में पॉपुलर बनती है।
जी डेफिनेटली। तो सर अफ्रीकन कंट्रीज़ में अभी कुछ आप ग्रोथ देख रहे हैं, स्पेशली अगर डिमांड के फ्रंट पर देखें, बुकिंग्स के फ्रंट पर, वहाँ वो कंट्रीज़ में कैसा है बुकिंग? नहीं, मैंने ये तो आप ये सवाल दोबारा पूछेंगे प्लीज। जी सर, अफ्रीकन कंट्रीज़। अफ्रीका में जो कनेक्टिविटी जो है, आप अगर देखेंगे, साउथ अफ्रीका पहले से ही बहुत पॉपुलर रहा है वाइल्ड लाइफ के लिए, और स्पेशली क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। जब हमारे वहां पर समर होता है तो वहां पे जो सीजन जो है थोड़ा सा विंटर होता है, तो वैसे ही पहले वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत पॉपुलर है। और इंडिगो ने जो है, जैसा आप जानती हैं, नॉन स्टॉप फ्लाइट्स भी मुंबई से शुरू करी है केन्या के लिए। तो केन्या और साउथ अफ्रीका, ये दो डेस्टिनेशंस, और उसके अलावा जो थोड़ा सा और हार्डकोर वाइल्ड लाइफ लवर्स होते हैं तो नामीबिया जाते हैं, वो जिम्बाब्वे जाते हैं देखने के लिए। वहां पर जो प्रिस्टीन और जो है बिल्कुल एक अलग लेवल का वाइल्ड लाइफ उनको देखने के लिए मिलता है। तो वहां पर भी डेस्टिनेशन की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन उसमें गुंजाइश है ग्रोथ की, क्योंकि वहां पर कनेक्टिविटी और अच्छी हो सकती है, तो और ज्यादा टूरिस्ट जाए। जी, और नीरज सर एक लास्टली मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि गुजराती चैनल पर अभी आप है, काफ़ी डिटेल्स वैसे तो आपने शेयर किए, गुजरात को लेकर आपका एक व्यू लेना चाहूँगी। जैसे स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस है गुजरात में, सोमनाथ, द्वारका, गिरनार, बहुत सारे प्लेसेस है, तो उसके अलावा धार्मिक प्लेसेस जो है, उसके अलावा कोई डेस्टिनेशन और फेवरेट अभी आपको दिख रहा है बुकिंग्स के लिए? गुजरात एक जो है, इंडिया के कई स्टेट्स में गुजरात फ्रंट रनर है, स्पेशली टूरिज्म डेवलपमेंट में। और गुजरात के जो टूरिज्म प्रोडक्ट्स हैं, वो काफी यूनिक टूरिज्म प्रोडक्ट्स हर सीजन के लिए गुजरात डेवलप करता है। कई सक्सेस स्टोरीज हैं जो पिछले 4 से 5 सालों में आई हैं। रन ऑफ कच्छ उसका एक बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है। फिर दूसरा आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अराउंड जो सर्किट बना हुआ है टूरिज्म के लिए, वो बहुत बड़ा उदाहरण है। द्वारका जो संकन सिटी, जो संघ सिटी है, उसका एक जो डेवलप होने वाली है, जो आ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उसके अलावा गिर है, और उसके अलावा जो आपके जो डेस्टिनेशंस हैं, धौलावीरा जैसे है, जो फॉसिल्स के लिए काफी जानी जाती है। तो ये वाले जो सर्किट हैं, वो एक जो है कच्छ है, और ये काठियावाड़ है, सौराष्ट्र रीजन जो है, वो काफी तेजी से जो है टूरिज्म सर्किट में ऊपर आ रहा है। और उसके अलावा गुजरात में एक और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो गुजरात जो है भारत में एक बहुत बड़ी कोस्टलाइन, गुजरात के काफी शहर उस कोस्टलाइन पे हैं। तो उसकी भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक क्रूज लाइन की अपॉर्चुनिटी गुजरात में बहुत अच्छी है। और हम एनकरेज करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को भी, गुजरात सरकार को भी, कि क्रूज में जो है आप एक क्रूज टर्मिनल कैसे हम फोकस कर सकते हैं गुजरात में बनाने का, पैसेंजर टर्मिनल। इससे जो है सभी कस्टमर्स को जो है गुजरात आने में और एक्सेस करने में बहुत आसानी होगी। जी डेफिनेटली नीरज सर, काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा सर आपके साथ, और काफ़ी डिटेल्स भी आपने शेयर की। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।